लेकिन काफी महंगी लगती है। अरे आप उसकी फिक्र क्यों करती हो माँ जी, और ये सलवार सूट का कपड़ा मेरी बिंदिया के लिए। अरे वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है। थैंक यू भाभी। अरे मैं तेरी भाभी हूँ ना, तो फिर अपनी प्यारी ननद के लिए इतना तो बनता ही है। इतने दिनों बाद आई हूँ तो कुछ तो लाऊंगी ना तेरे लिए। मैं ममता की तरह थोड़े ही हूँ कि बस मुंह उठाया और चली आई। सुनीता की बात सुनकर बिमला और बिंदिया एकदम खामोश हो गए। दरअसल बिमला के 3 बच्चे थे, राकेश, मुकेश और बिंदिया। राकेश पढ़ने में शुरू से अच्छा था, इसलिए वो शहर में कंपनी में मैनेजर बन गया। लेकिन मुकेश का पढ़ने में हाथ जरा तंग था, तो वो शहर जाकर सब्जी का ठेला लगाने लगा और बिंदिया अपनी माँ बिमला के साथ गांव में ही रहती थी। राकेश की पत्नी सुनीता अपनी देवरानी ममता की गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी, जबकि ममता को सुनीता से कोई शिकायत नहीं थी। फिर उसी शाम, और बिंदिया आगे के बारे में क्या सोचा है? भाभी इस साल 10वीं है तो सोचा है कि आगे की पढ़ाई शहर में करूं, ताकि बड़े भैया की तरह मैं भी अच्छी नौकरी कर सकूं। बहुत अच्छा सोचा है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने साथ बहुत प्यार से रखूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पास भी तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। बिंदिया की जिम्मेदारी भी ले लोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। अरे माँ जी, कैसी बात कर दी आपने। ये मेरी प्यारी ननद है, सिर आंखों पर बिठा कर रखूंगी इसे। सुनीता की ये बात सुनकर बिमला के कलेजे को बहुत ठंडक मिली। दरअसल बिमला अपने पति की तरह ही कैंसर से जूझ रही थी और फिर ठीक 1 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। अब बिंदिया पूरी तरह से अकेली हो गई थी। दाह संस्कार के बाद बात छिड़ी कि अब बिंदिया को कौन रखेगा। तुम मेरे साथ चलो बिंदिया। अच्छा, और वो तुम्हारे पास जाकर क्या करेगी? सब्जी बेचेगी? मेरे पास रहेगी तो मैं इसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी, ना कि तुम लोगों की तरह गरीब और गंवार। ममता अपनी जेठानी से भिड़ना नहीं चाहती थी। वो सुनीता के ताने सुनकर चुपचाप वहां से चली गई। सुनीता ने इसे अपनी जीत मान लिया। फिर शाम को, छोटी भाभी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बड़ी भाभी के साथ जाऊंगी। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है और मुझे वहां सारे ऐशो आराम मिलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि छोटे भैया ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, और अगर मैं आपके पास रहने आ गई तो उससे आप दोनों की परेशानियां बढ़ेंगी, और मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर दी तुमने बिंदिया, हमारे लिए तुम हमारी बेटी की तरह हो। खैर, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम बड़ी भाभी के साथ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी एक और भाभी भी है, जिसके घर और दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना कहकर बिंदिया ममता के गले लग गई। वो दोनों खूब रोए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब वो दोनों कब मिलेंगे, फिर पूरे 10 सालों के बाद। और अब बारी है उस जाबाज पुलिस ऑफिसर की, जिसने अपनी जान पर खेलकर 10 मासूम बच्चियों को हैवानों के चंगुल से बचाया। एसपी बिंदिया शर्मा को खबर मिली कि कुछ लोग मासूम बच्चियों को बेचने के लिए ले जा रहे हैं, और फिर एसपी बिंदिया शर्मा ने उन बदमाशों से लोहा लेकर उन मासूम बच्चियों को बचाया। वो सारी बच्चियां गरीब घरों से थी। एसपी बिंदिया शर्मा को मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे, और साथ ही हम चाहेंगे कि एसपी मैडम हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बिंदिया शर्मा, एसपी नौरोजाबाद। इस हौसला अफजाई के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गरीब की बच्ची को पढ़ाने लिखाने के सपने दिखाकर उसे बेच देना कैसा लगता है। मैं जानती हूँ कि अपनों के धोखा देने का दर्द क्या होता है, क्योंकि ये दर्द मैंने भी सहा है। मैं गांव में मेरी माँ के साथ रहती थी। जब मेरी माँ की मौत हुई तो मेरी दोनों भाभियां मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, पर मैंने अपनी अमीर भाभी के साथ रहना चुना, क्योंकि वो पैसों वाली थी, जबकि मेरी छोटी भाभी गरीब थी और मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगा था कि मेरी बड़ी भाभी मुझे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, लेकिन वो सब एक ढोंग था। वहां पहुंचते ही उन्होंने मेरे हाथों से किताबें छीनकर मुझे घर के कामों में लगा दिया। एक नौकर से ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं थी। वो भाभी जो मुझसे इतना लाड दिखाती थी, उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। और एक दिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी छोटी भाभी के पास जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने 50,000 रुपए में मुझे एक आदमी को बेच दिया। ये सब मेरे बड़े भैया को नहीं पता था। भाभी ने भैया को कहा कि मैं अपने छोटे भैया के पास चली गई हूँ हमेशा के लिए, जबकि उन्होंने तो मुझे कहीं और ही भेज दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस आदमी के चंगुल से किसी तरह भागने में कामयाब रही और फिर सीधे अपनी छोटी भाभी के पास पहुंची। बस वो आखिरी दिन था जब मैं रोई थी। मेरी छोटी भाभी ने अपना पेट काट काट कर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कसम खाई कि वो मुझे पुलिस ऑफिसर बनाएंगी। आज मैं जो कुछ हूं अपनी उन्हीं गरीब भाभी की वजह से हूं, जिनके दिल की अमीरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कहकर बिंदिया ने सामने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, और जैसे ही उस कुर्सी से ममता उठकर खड़ी हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था। लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर है, मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भरकर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी, क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली
तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूं बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से